नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें हम लेते हैं दिन की बड़ी खबरों की पूरी खबर, क्योंकि हर अहम खबर के पीछे छिपी है एक असल खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड की। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज देश की राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ किया है। विस्टा यानी कि दिलकश नजारा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का अर्थ होता है राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का इलाका। और अब इसका स्वरूप कैसा है, किस चीज का उद्घाटन हुआ है, देखें आप। इन तस्वीरों को देश के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का प्रधानमंत्री मोदी ने शुभारंभ किया। आपको बता दें, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू प्रधानमंत्री मोदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। देश को आज एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। 19 महीने तक लगातार चले काम के बाद इंडिया गेट के सामने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर तैयार हुआ है। कल राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। कल से कर्तव्य पथ आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बहरहाल इस प्रोजेक्ट का विपक्ष ने विरोध भी किया था। आज एमपी के गृह मंत्री ने सेंट्रल विस्टा का विरोध करने वालों को आड़े हाथों लिया। जिस असंख्य भारतीयों का बलिदान जिस देश के लिए हुआ, वो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि इसका कर्तव्य पथ नाम रख देने से होगा। ये गुलामी का प्रतीक है। आपको बता दें, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। हालांकि कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। तो आपने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की भव्यता को भी देखा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का एक महत्वपूर्ण इतिहास भी है। यह इतिहास क्या कहता है, जरा इस बात को भी हम डिकोड कर लें। दरअसल 1911 में अंग्रेजों ने जब कलकत्ता की बजाय दिल्ली को नई राजधानी बनाने का फैसला किया, तब इसी मार्ग के ऊपर करीब 20,000 सैनिकों की एक भव्य परेड निकाली गई। जॉर्ज पंचम के सम्मान में इस मार्ग को किंग्स वे नाम दिया गया। इसका अर्थ होता है राजा का रास्ता, राजा का मार्ग। यह नाम सेंट स्टीफेन कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर पर्सिवल स्पेयर ने सुझाया था। जॉर्ज पंचम के पिता किंग एडवर्ड सप्तम के सम्मान में 1905 में लंदन में भी किंग्सवे बना था। इसकी जिम्मेदारी वास्तुकार सर एडविन रोटियंस और सर हर्बर्ट बैंकर को मिली। किंग्सवे नाम मिलने के अगले साल 1913 में किंग्सवे के एक सिरे रायसीना हिल छोर के ऊपर एक भव्य इमारत का निर्माण शुरू हुआ। लुटियंस की उस भव्य इमारत की कल्पना 1930 में साकार हो पाई। उस इमारत को वॉयसरॉय हाउस के नाम से जाना जाता है, जिसे आज की तारीख में हम राष्ट्रपति भवन के तौर पर देखते हैं। 1955 में पहली बार किंग्सवे पर गणतंत्र दिवस की शानदार परेड हुई थी और फिर 1961 में किंग्सवे का नाम बदला और देश में इसे राजपथ के नाम से जाना गया। लेकिन अब राजपथ इतिहास का हिस्सा बन गया और राजपथ की बजाय अब इसे कर्तव्य पथ के तौर पर जाना जाएगा, जिस पर जमकर सियासत भी हुई और जमकर इसके पक्ष में भी बात की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अब छत्तीसगढ़ से है। चुनाव में भले ही अगले साल तक का वक्त हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुके हैं और दोनों पार्टियां एक दूसरे को हर दिन किसी ना किसी मुद्दे के ऊपर घेरती नजर आती हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे को असहज करने के लिए कई सवाल पूछती दिखती हैं। आने वाले चुनाव में बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, यह सवाल कांग्रेस पूछती है और इसलिए पूछती है ताकि वो रमन सिंह पर हमला कर सकें, क्योंकि वो 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अब पार्टी बार बार कहती है हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। बहरहाल आज भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कांग्रेस का ये जो सवाल है, आप इसे कटाक्ष भी कह सकते हैं, इस पर फिर जवाब दिया। सुनिए क्या कहा। चलिए, पुरंदेश्वरी ने कहा कि अगर आप हमसे पूछें बीजेपी में कौन सीएम का फेस है, तो सीएम का हर कार्यकर्ता फेस है। यानी उन्होंने यह बात बताने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इतना सक्षम है कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है। तो बात बीजेपी ने साफ कर दी है कि आने वाले चुनाव में वो किसी भी चेहरे को प्रोजेक्ट करने वाले नहीं है। ये नहीं किसी चेहरे को आगे रखकर चुनाव नहीं लड़ेंगे।
इस फैसले का क्या अर्थ है, जरा इस बात को भी हम थोड़ा सा डिकोड करते हैं। पहली बात जो साफ है वो ये है कि 2023 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। मतलब ये कि भाजपा किसी को भी सीएम प्रोजेक्ट नहीं करेगी। वैसे भी आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा प्रोजेक्ट करके चुनाव जीता नहीं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 3 चुनाव जीते। इन चुनाव में भी कोई चेहरा तय नहीं था। देश के अन्य राज्यों में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो कहीं पर भी चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया गया। चुनाव होने और जीत के बाद विधायक दल की बैठक होती है और इसमें सीएम फेस चुना जाता है। और अगर बीजेपी की बात करें तो कई दफा सरप्राइज फेस सामने आया। कहने का मतलब यह कि जिस नेता में पार्टी को संभावना दिखती है, योग्यता दिखती है, उसे वो मुख्यमंत्री पद देती। छत्तीसगढ़ में भी यही कुछ होने वाला है। मौजूदा परिस्थितियां इसका साफ साफ इशारा देती हैं और इसको लेकर जितनी भी तैयारी या जितने भी बयान पार्टी दे रही है उस पर इसी तरह का संकेत हमको मिल रहा है। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, दूसरा दिन आज रहा, तो उनके समर्थन में एमपी और छत्तीसगढ़ और पूरे देश भर में कांग्रेस के नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं को लगा दिया है। विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्राओं में किस तरह ये शुरू हुई है, देखें आप। तस्वीरें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हैं, जहां कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पदयात्राएं कर रहे हैं। ये पदयात्राएं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है। राजधानी रायपुर की बात करें, आज रायपुर ग्रामीण विधानसभा के विधायक सत्यनारायण शर्मा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा की। ये यात्रा छत्तीसगढ़ को टच नहीं करेगी, इसलिए छत्तीसगढ़ के सभी विधानसभाओं में यात्रा, गली मोहल्ले में, हर जगह, हर वार्डों में यात्रा निकल रही है और अपना समर्थन राहुल गांधी जी की पदयात्रा को दे रही है। मध्य प्रदेश में भी भोपाल में कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने पदयात्रा की अगुवाई की। ये तिरंगा है और ये इसीलिए इसको लेके वो निकले हैं कि नफरत खत्म करें, आर्थिक असमानता खत्म करें, बेरोजगारी खत्म करें, महंगाई खत्म करें। इधर इस पदयात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। पहले कांग्रेस को जोड़ना है, उनके जो वरिष्ठ नेता है, सीनियर नेता है, वो सब पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और भारत जोड़ो का काम वो क्या करेंगे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पदयात्रा का आयोजन किया था। इसके साथ ही आज सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी का वीडियो भी ट्वीट किया। तो आपने भारत जोड़ो यात्रा और देश भर में निकल रही कांग्रेस की पदयात्राओं के ऊपर पूरी खबर जान ली। पदयात्रा को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। जबरदस्त खलबली, क्योंकि वो लोग तो रथ यात्रा वाले हैं, हिंसा और घृणा की राजनीति करने वाले लोग हैं और उसके इस यात्रा से करारी चोट पहुंच रही है, तो बिलबिलाए हुए हैं, तकलीफ तो उनको हो रही है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। तो एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता कार्यकर्ता आज से देश भर में पदयात्रा शुरू कर चुके हैं। इसके राजनीतिक संकेत भी हैं और ये क्या हैं, जरा इसको डिकोड करते हैं। पहली बात जो साफ तौर पर दिखती है वो ये कि कांग्रेस नेताओं और आम कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी उत्साह का संचार करने में कामयाब रहे, जो शुरुआती दिनों में दिखा। जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है उन राज्यों को छोड़ दें तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए निराश, हताश कार्यकर्ताओं को एक तरह से रिचार्ज करने का, बूस्ट करने का काम किया। कांग्रेस के थिंक टैंक ने जिस उद्देश्य को लेकर इस भारत जोड़ो यात्रा को डिजाइन किया, आयोजन किया, शुरुआती 2 दिनों में लगता है कि उसमें वो कामयाब हो सकते हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए देश के करोड़ों लोगों तक भारत जोड़ो यात्रा का सीधा संदेश पहुंचा रहे। सोशल मीडिया में राहुल गांधी की यात्रा के वीडियो एक के बाद एक धड़ाधड़ पोस्ट किए जा रहे हैं। अर्थ ये कि यात्रा से पहले कांग्रेस ने अपनी सोशल मीडिया टीम को पूरी तरह से ट्रेंड कर रखा है। इसका परिणाम दिखता है सोशल प्लेटफॉर्म्स पर। राहुल गांधी आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं, फ्रेश अप्रोच दिख रही है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जान फूंकने का काम, जो मकसद था, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब इसका असर क्या होता है, इस यात्रा के पोस्ट इफेक्ट क्या होते हैं, इसके लिए आपके साथ हम भी थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे कि इसके आगे बढ़ते दिनों के साथ राजनीति किस कर बढ़ जाती। वैसे चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार हर तबके को साधने की कोशिश में जुटी है, वो भी प्रयास कर रही है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस बड़े वोट बैंक वाले वर्ग पर है और इसी के चलते प्रदेश सरकार SC/ST वर्ग को साधने आधा दर्जन नई योजनाएं लागू करने वाली।
आदिवासी तबके को साधने में जुटी मध्य प्रदेश सरकार जल्दी ही 3 नई योजनाएं लागू करने जा रही है। योजनाओं का खाका खींचने के बाद उस पर काम भी शुरू हो चुका है। इनमें से 2 योजनाओं बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, लेकिन अभी इसका प्रचार प्रसार बाकी है। दूसरी ओर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने SC वर्ग के लिए 3 योजनाएं शुरू कर दी। हालांकि सरकार की इन योजनाओं को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। 18 सालों की भाजपा सरकार में दलित आदिवासी वर्ग को केवल धोखा दिया है और अब चुनाव आ रहे हैं, इसलिए फिर से आंखों में धूल झोंकने के लिए झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। इधर बीजेपी की दलील है कि सरकार ने हमेशा इस वर्ग का ध्यान रखा है। साधने वाला शब्द है ना, ये कांग्रेस के शासनकाल का है। भारतीय जनता पार्टी तो उत्थान का काम करती है। आज स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं जो SC ST के यूथ को एंटरप्रेन्योर बना रही है। सरकार इस वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों को भी आधार बनाकर योजनाएं तैयार करा रही है। तो सत्ता पक्ष के पास अब योजनाएं हैं, योजनाओं को लागू करने के लिए पूरी प्लानिंग और डिपार्टमेंट है, सरकार है, लेकिन विपक्ष भी, कांग्रेस पार्टी भी चुप नहीं है। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सभी वर्गों को साधने के लिए अलग अलग रणनीतियों के ऊपर एक साथ काम कर रही है। PCC चीफ कमलनाथ ने कल अनुसूचित जाति विभाग की एक बड़ी मीटिंग बुलाई है, जिसमें प्रदेश के SC वर्ग के सभी विधायक रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता में वापसी को लेकर कांग्रेस ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। खासकर दलित आदिवासी वोट बैंक के जरिए कांग्रेस सत्ता में लौटने को बेताब दिखती है। इसी सिलसिले में PCC चीफ कमलनाथ ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति विभाग की बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति के विधायक होंगे, पार्टी के पदाधिकारी भी रहेंगे। दरअसल विधानसभा की 230 सीटों में से 35 सीटें SC वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इन 35 सीटों में से 14 सीट कांग्रेस के पास हैं, जबकि बीजेपी के 21 अनुसूचित जाति के विधायक जीत कर आए। SC डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं प्रदीप अहिरवार जी ने कमलनाथ जी से आग्रह किया था, तो वो लोग ये बैठक कल कर रहे हैं। हमारा प्रयास केवल SC सीट नहीं, हमारा तो 230 पे लक्ष्य है। इधर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि खुद कांग्रेस बिखरी हुई है, बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको समझ में आ गया है कि अभी हुए राष्ट्रपति के चुनाव में 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। उनकी अंतरात्मा जानती है कि केवल भारतीय जनता पार्टी जनजाति समाज का विकास कर रही है। कल होने वाली बैठक में कांग्रेस बड़ी रणनीति के साथ चुनाव के साल भर पहले मैदान में उतरने की तैयारी में दिखती है। मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के इलेक्शन की तैयारियां दोनों दलों के भीतर तेज हो गई हैं। बीजेपी कांग्रेस का खास फोकस इस बार अनुसूचित जाति वर्ग के वोटों पर है, और ऐसा क्यों है, इस बात को जरा डिकोड कर दें। 2018 के चुनाव याद होंगे आपको। कांग्रेस को दलित वर्ग का भरपूर साथ मिला था। उसका प्रमुख कारण ग्वालियर चंबल अंचल में जातिगत हिंसा थी। उपचुनाव में कांग्रेस को फिर से दलित वर्ग का सपोर्ट मिला, और यही वजह है कि दलित आरक्षित सीटों के ऊपर कांग्रेस ने एक बार फिर से अपना परचम लहराया। इस बात को लेकर अंदर खाने बीजेपी और RSS थोड़ा चिंतित हैं, और यही वजह है कि बीजेपी RSS मिलकर इस वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर 2018 के इलेक्शन में दलित वर्ग की नाराजगी से बीजेपी को मिली हार ने सजग किया है, तैयार रहने के लिए कहा है, और इसीलिए वो किसी भी कीमत पर इस वर्ग को छोड़ने तैयार नहीं, साथ लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि वो इस वर्ग को अपने साथ रख पाए, जैसा पिछली बार हुआ। पुराना प्रदर्शन दोहरा सकें, इसके प्रयास हो रहे हैं, और ऐसे में दोनों दलों में अंदर खाने दलित वोट बैंक को साधने की पुरजोर कोशिश की जा रही। चलिए, अब किस तरीके से ये कोशिश कामयाब होती है और कहां तक कामयाब होती है, ये आने वाले वक्त में इन दोनों दलों की मीटिंग्स और योजनाओं के लागू करने के बाद असर पर निर्भर करेगा। और आज की एक सबसे बड़ी अहम खबर अब हम डिकोड करेंगे। पहले खबर आपको बता दें, जबलपुर में फर्जी दस्तावेजों से एक संस्था का चेयरमैन बना और करोड़ों की रकम की हेराफेरी करने वाला एक बिशप आज EOW के घेरे में आ गया। वहां छापा पड़ा, क्या कुछ हुआ जरा पहले देख लें। फर्जी दस्तावेजों से संस्था का चेयरमैन बनकर करोड़ों की रकम की हेराफेरी करने वाले जबलपुर के एक बिशप के घर EOW ने छापेमार कार्रवाई की। दरअसल द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप PC सिंह के खिलाफ 2 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि धार्मिक संस्थाओं में ट्रांसफर करने और बाद में खुद उसके इस्तेमाल करने की शिकायत मिली थी। बिशप के घर से विदेशी मुद्रा समेत बड़ी तादाद में नकदी मिली। लिहाजा EOW के बुलावे पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीम को नोट गिनने की मशीन लेकर बिशप के घर पहुँचना पड़ा।
2,70,00,000 रुपए का इस तरह का ट्रांसफर हुआ है जो अवैधानिक था। सर्च कार्रवाई के दौरान जो प्रकरण से संबंधित दस्तावेज हैं वो काफी संख्या बरामद। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के खिलाफ लंबे समय से न केवल शिकायतें थी बल्कि उनके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। जो ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है वो उचित है और जो पैसा अभी मिला है हमारा विश्वास है उससे अधिक कहीं पैसा मिलेगा। धोखाधड़ी, जालसाजी, रकम की हेरफेर समेत जमीनों की बंदरबांट तक के मामले। अब इन खुलासों के बाद फर्म एंड सोसाइटी के अधिकारी भी ईओडब्ल्यू के निशाने पर आ गए हैं। तो खबर आपने पूरी देख ली। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। चलिए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, डिकोड करते हैं। बिशप के घर से विदेशी मुद्रा का जखीरा मिलना यह साबित करता है कि आरोपी बिशप को अवैध रूप से विदेशों से फंड आता है। अहम बात यह भी कि आरोपी बिशप के खिलाफ कई शिकायतें पहले भी हैं, कई मामले दर्ज भी हो गए, लेकिन प्रशासन ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लगता है कि बिशप के प्रशासनिक स्तर पर अच्छे ताल्लुकात हैं, यानी सिस्टम बिशप की जेब में था, यह कहें तो अतिशयोक्ति ना होगी। वो खुद को कानून से ऊपर समझ रहा था। एक धार्मिक व्यक्ति का चोला ओढ़कर बिशप ने जो फर्जीवाड़ा किया वो बेहद शर्मनाक है। प्रशासन ने जो लापरवाही की वो माफी काबिल बिल्कुल नहीं। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आरोपी बिशप के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे बाकी लोग जो धर्म का चोला ओढ़कर लोगों के दान से या उनके फंड से अपनी जेबें गर्म करते हैं, अपनी संपत्ति बनाते हैं, उनको एक सबक मिल पाए। अगली खबर जो मैं आपको दिखा रहे हैं वो महाराष्ट्र के मुंबई से, जहां याकूब मेमन के कब्र को लेकर सियासत शुरू हो गई। क्यों, देखें। मार्बल लगी इस कब्र को देखिए और देखिए कब्र के चारों ओर लगी लाइट्स को भी। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भी इसी कब्र की, जिसमें गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से इस कब्र को ढका हुआ है। आप सोच रहे होंगे शायद ये उस आदमी की कब्र है जिसने समाज के भले के लिए कोई योगदान दिया हो, लेकिन यहाँ पूरी तरह से गलत है। ये कब्र मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की है, जिसे उसके गुनाह के लिए फांसी दी गई थी। ये कब्र चर्चा में तब आई जब भाजपा नेता राम कदम ने ट्वीट कर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। राम कदम ने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी जारी की। हालांकि राम कदम के सवाल उठाने के बाद मुंबई पुलिस ने इस कब्र पर से एलईडी लाइट्स को हटवा दिया है। बता दें, याकूब मेमन 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट की साजिश में शामिल था, जिस हमले में 257 लोगों की जान गई थी। चलिए साहब, तो इन तस्वीरों पर सवाल उठे, सवाल पर बवाल मचा और बवाल के बाद में थोड़ा सा सुधार किया गया, लेकिन कब तक और क्यों ऐसा हुआ यह भी एक सवाल है। खबर अब भारत बांग्लादेश की बॉर्डर से, जहां गायों की तस्करी की दिल दहला देने वाली तस्वीर वीडियो सामने आया। देखिए जरा। पानी में तैरते केले के पेड़ के दो मोटे मोटे तने और उस पे रखी घास। दूर से देखें तो ये कुछ सूखा कचरा जैसा दिखाई देगा, लेकिन जरा ध्यान से देखें तो इस पेड़ के तने के बीच में गाय का बछड़ा नजर आएगा। बछड़े का बाकी का शरीर पानी में दिखा। केले के तने से बनी नाव में तैरते तैरते ये बछड़ा नदी पार कर रहा होता है। ये तस्वीरें भारत बांग्लादेश बॉर्डर की हैं, जहां पशु तस्कर गाय बछड़ों को पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश इसी तरह भेजते हैं और बांग्लादेश की बॉर्डर पर पहले से मौजूद लोग गाय और बछड़ों को अपने साथ ले जाते हैं। ये तस्वीर भारत से बांग्लादेश होने वाली गौवंश की तस्करी का पुख्ता सबूत है। बता दें आपको, भारत में 30,000 में खरीदी गई गाय बांग्लादेश में 1.5 लाख में बिकती है और इसी वजह से बॉर्डर पर तस्कर गाय और बछड़ों की भारत से बांग्लादेश तस्करी करते हैं। शर्मनाक है, कलंकित तस्वीर है, लेकिन ऐसा हो रहा है, कड़वा सच है। गौवंश के लिए आवाज उठाने वाले लोगों के साथ, गौवंश की रक्षा की जो कस्में खाते हैं, उनके लिए भी ये तस्वीरें, ये वीडियो जो है अपने आप में एक अलार्म है। इस पर एक्शन होना चाहिए और सख्ती से इसको रोकना चाहिए। आज की न्यूज डिकोड में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात इसी वक्त इसी जगह 8:55 पर होगी। अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।